और बड़ी क्या हाल है? बढ़िया सब। सीरीज़ की सेकंड वीडियो टोकन्स। पहली वीडियो में हमने बात की थी कमेंट्स के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं टोकन्स के बारे में। फाउंडेशनल टॉपिक है। जब भी तुम कोड लिखोगे हर बार टोकन्स का यूज़ कर रहे होगे, तो इसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का मेन एम टॉपिक पे क्लैरिटी लाना है। अगर तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो लास्ट में एक कमेंट करके जाना कि हाँ समझ में आया। स्टार्ट करते हैं। टोकन्स। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, लिखने का पर्पस क्या होता है। सिंपल सी बात है, प्रोग्राम के ज़रिए हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कंप्यूटर्स की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो क्या हम कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देते समय? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बनी है बाइनरी कोड से, 0 और 1 के फॉर्म में। इंसानों के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है कि हम 0 और 1 के फॉर्म में बात करें। तो इंसानों ने एक जरिया बनाया, इसको बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है जिससे हम मशीन से बात करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी कोड से बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जो हमारे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती हो? तो हाँ, ऐसी प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। उसको हैंडल करता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कि जो इंसान कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करे मशीन कोड में। तो कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए, इसके लिए मल्टीपल प्रोसेसेस करता है। ये सारी कुछ प्रोसेसेस हैं। ऊपर ऊपर से हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कई जगह पे हमारे कोड को एनालाइज कर रहा है। यानी कि हम जो कोड लिखते हैं उसको मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ब्लॉक्स को कंपाइलर समझता है। तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये आती है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए बीच में कंपाइलर होता है जो कुछ प्रोसेस के जरिए हमारे कोड को कन्वर्ट करता है। सवाल यहाँ पे ये आता है, प्रोसेस में ऐसे क्या करता है, किस चीज के बेसिस पे कोड को आइडेंटिफाई करता है? तो जो ब्लॉक्स की हमने बात करी थी वो ब्लॉक्स क्या हैं? वो ब्लॉक्स टोकन्स हैं। टोकन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ये प्रोग्राम जितने ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, अगर उनको ब्रेक कर दिया जाए और कैटेगराइज कर दिया जाए अलग अलग फॉर्म में, तो हमें मिलते हैं टोकन्स। टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, आइडेंटिफायर्स, स्पेशल सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स। अब इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम समझते हैं ऑपरेंड्स क्या होता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उनमें कुछ वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं। अगर वो वैल्यूज़ बदली जा सकती हैं तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अगर वो वैल्यूज़ फिक्स्ड रहती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। और एक पूरी पूरी लाइन को बोलेंगे हम एक्सप्रेशन। तो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से ऑपरेंड्स हुए ये तीनों। अगर हमें इन तीनों के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमें ज़रूरत होगी कुछ ऑपरेटर्स की। तो वही ऑपरेटर्स होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स जिनको यूज़ करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे। आई होप यहाँ पे क्लियर है। अब ऑपरेटर्स भी 3 टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। सबसे पहले बात करते हैं यूनरी की। यूनरी ऑपरेटर्स को यूज सिर्फ उस जगह किया जाएगा जहां पे हमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड से काम करना है। फॉर एग्जांपल, हमें सिर्फ एक वेरिएबल पे वैल्यूज ऑपरेट करनी है। यूनरी ऑपरेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट, दूसरा होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का सिंबल होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का सिंबल होता है माइनस माइनस। इंक्रीमेंट को यूज करके हम वैल्यू को 1 से बढ़ा सकते हैं और डिक्रीमेंट को यूज करके हम वैल्यू को 1 से घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बेसिक कोड है। अब इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a, जो कि इंटीजर टाइप है। इसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 10 और दूसरी लाइन में मैंने यूज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस a पे। अब जब मैं a को प्रिंट कराऊंगा, मतलब a की मैं वैल्यू जानने की कोशिश करूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 10 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्लस प्लस a को यूज करके a की वैल्यू 1 से बढ़ा दी है, यानी कि अब वैल्यू आएगी 11। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसा हमने पहले a लिया था इंटीजर टाइप, वैल्यू असाइन करी थी 10, प्लस प्लस की जगह अब हमने यूज किया माइनस माइनस। अब जब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं आएगी। a की वैल्यू a माइनस माइनस के होने के बाद अब आएगी 9, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने a की वैल्यू
घटा दी है 1 से, यानी कि 10 - 1 हो चुका है। और इंक्रीमेंट में क्या हुआ था 10 + 1। अब इस कोड को हम समझते हैं कंपाइलर पे। सबसे पहले मैं ये जो लाइन है इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाली, इसको हटा देता हूं यहाँ से। अब ये बेसिक कोड है जो सिर्फ एक ही करंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जब मैं इसको पहली बार रन कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे दे रहा है करंट वैल्यू 10, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 दिया था। मैंने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया ए पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट लाइन पे A++ और अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे मिलती है करंट वैल्यू 11। क्यों? क्योंकि 10 को 1 से बढ़ा दिया गया है इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस को यूज करता हूं तो यहाँ पे करंट वैल्यू आएगी 9। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू पे -1 हुआ है और वो दे रहा है 9। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये समझते हैं कि क्या ज़रूरी है यहाँ पे हम माइनस माइनस को इसके आगे ही लिखें? अगर मैं इसको पीछे लिख देता हूँ -a, ऐसे नहीं चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा। करंट वैल्यू अभी भी सही दिखा रहा है, अभी भी डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ++ भी लगा के दिखा देता हूँ, अब इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर हम आगे पीछे कैसे भी लगा सकते। ऑपरेटर्स के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। पहला था यूनरी, दूसरा है बाइनरी और तीसरा है टर्नरी। करंटली बात कर रहे हैं बाइनरी के बारे में। तो बाइनरी फर्दर डिवाइडेड है अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज में। तो बाइनरी में हम समझते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो तो अरिथमेटिक को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल a और b 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या मॉडुलस लेना है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर मैं फिर से 2 वैल्यूज लूं a और b, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कंपेयर करना चाहूं कि क्या ये वैल्यूज बराबर है या बराबर नहीं है, क्या a छोटा है b से या a बड़ा है b से, या फिर a छोटा है या फिर बराबर है b के, a बड़ा है या फिर बराबर है b के। ये सारे सिंबल्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके हम 2 वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरे टाइप का बाइनरी ऑपरेटर है लॉजिकल। लॉजिकल में हम कुछ कंडीशंस डेवलप करते हैं और उस कंडीशंस में हम चेक करते हैं कि लॉजिक अप्लाई हो रहा है और उनके लिए ये सिंबल है। इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे। चौथे टाइप का है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू साइन क्या करता है, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन करता है। यानी कि अगर मैं a = 5 लिखूंगा, 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। सिमिलरली कुछ और टाइप की असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम डिटेल में अभी समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, इसको समझने से पहले हमारे पास एक चार्ट है, इसको बोलते हैं एस्काई कन्वर्जन चार्ट। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं अलग अलग तरह के वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम में हमारे पास लिखे हुए हैं डेसिमल नंबर्स और इस कॉलम में हमारे पास लिखे हुए हैं बाइनरी नंबर्स। 0 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 0 का, हेक्सल रिप्रेजेंटेशन है, एस्काई रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 नंबर लेता हूँ, 4 को किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस टाइप से। जैसे हमने पहले बात की थी, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, यानी कि 0 और 1 वाला मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम्स में मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह की बात करते हैं तो बिट्स की बात होती है। बिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 से। अगर हम बिट्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाएं तब हम बोलेंगे कि हम यूज कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का। ये एक आउटलाइन थी। अब इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में समझते हैं। ये एक बेसिक कोड है, इसको साथ में समझने की कोशिश करना। तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है। फंक्शन के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके अंदर 2 वैल्यूज डिफाइन करता हूँ, ठीक है, 2 ऑपरेंड्स बनाता हूँ। एक का नाम रखता हूँ a जिसकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं 10 और b जिसकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं 5। नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कराता हूँ दोनों की वैल्यूज, वैल्यू ऑफ a। अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ तो अभी मेरे पे दिखा रहा है वैल्यू ऑफ a इज 10। सिमिलरली मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल a और b 2 वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं अपने कोड में। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ a आ रही है 10, वैल्यू ऑफ b आ रही है 5, जैसा कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज थी, a = 10 और b = 5। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम
एडिशन हम एडिशन करना चाह रहे हैं और a प्लस बी, यानी कि हम दो वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एडिशन ऑफ a प्लस बी, अब रन करते हैं तो वैल्यू ऑफ a आ रही है 10, वैल्यू ऑफ b आ रही है 5, एडिशन आ रहा है 15। दूसरा ऑपरेटर आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस, सब्ट्रैक्शन a माइनस b, सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं। एज एक्सपेक्टेड सब्ट्रैक्शन आ रहा है 5। तीसरे टाइप का ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, a स्टार b। मल्टीप्लिकेशन तुम देख सकते हो 50 आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 50। सिमिलरली हम डिवाइड करके देखते हैं, डिवीजन a डिवाइड बाय 5। हाँ, अब तुम देख सकते हो डिवीजन की वैल्यू आ रही है 2। तो एडिशन के केस में हमने प्लस किया था, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में स्टार, डिवीजन में हमने यूज किया था फॉरवर्ड स्लैश। एक आखिरी टाइप का होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम ये होता है कि रिमाइंडर देना, डिवीजन पे क्या रिमाइंडर आ रहा है उसको देता है। अगर हम सेम वैल्यूज को रखेंगे और मॉड्यूलस परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, एज एक्सपेक्टेड 0, क्योंकि 5 को जब 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर में तो 0 आ रहा है ना। मॉड्यूलस ये काम करता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर फाइंड करता है। अगर मैं यहाँ पे 14 ले लेता हूँ तब डिवाइड करता हूँ, तब मेरे पास मॉड्यूलस क्या आएगा, कोड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, a की 14 लगा देता हूँ और अब देखते हैं इसको रन करके। मॉड्यूलस आ रहा है हमारे पास 4। तो अभी हमने समझा एडिशन ऑपरेटर कैसे काम करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर डन है हमारा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। वापस आते हैं अपने कंपाइलर पे, अब डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले मैंने अपने कोड में दो वैल्यूज डिफाइन करी है इंटीजर टाइप। पहली वैल्यू है a इज इक्वल टू 10, दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू 5। सबसे पहले टाइप का कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास आता है इक्वल टू, जिसको डिफाइन करते हैं डबल इक्वल टू मार्क से। इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो दो वैल्यूज को चेक करता है कि क्या वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती हैं तो आउटपुट ट्रू आता है, और अगर बराबर नहीं होती हैं तो फॉल्स आता है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन करी है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। क्लियरली ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कंपाइलर में रन करा के कि कोड क्या आउटपुट देता है। कोड के आउटपुट में तुम देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने कहा था मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 से मिलकर बनी हुई है। कंप्यूटर जब 0 प्रिंट करता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स आउटपुट के सेंस में। यानी कि हमने जो वैल्यू चेक करी थी इक्वल टू, हमने जब चेक किया था कि क्या a बराबर है b के, तो आउटपुट में फॉल्स दिखा रहा है 0। अगर यहीं मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, b को 10 बना दूं, अब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है। अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूं, एज एक्सपेक्टेड अब यहां पर हमें 1 दिखा रहा है। 1 का मतलब होता है आउटपुट के सेंस में ट्रू। मशीन ने जब वैल्यू चेक करी इन दोनों टोकन्स की, तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू कि हाँ a बराबर है b के। सेकंड टाइप का कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास नॉट इक्वल टू। इस लाइन को मैं कमेंट में डाल देता हूं ताकि ये कंपाइलर रन ना करे, हम सिर्फ इस लाइन को चेक करेंगे। दूसरा है हमारे पास नॉट इक्वल टू। इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू के सिंबल से, दोनों को एक साथ। इस नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है दो वैल्यूज को चेक करना। अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो वो बोलेगा ट्रू, और अगर बराबर हैं तो वो बोलेगा फॉल्स। यानी कि जो काम इक्वल टू कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है ये। फिलहाल हमारे पास a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 सेट है। अब इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास दिखा रहा है नॉट इक्वल टू में 0। 0 का मतलब मैंने बताया था फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया नॉट इक्वल टू चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। जैसे इक्वल टू चेक कर रहा था कि क्या दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ये जस्ट अपोजिट कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। अगर मैं इनको चेंज कर दूं, ए की जगह मैं कुछ ऐसी वैल्यू डाल दूं जो बी के बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दोनों में अलग अलग वैल्यू डाल दूं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं इसको रन करके देखता हूं तो मुझे आउटपुट आ रहा है 1 कि जब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर किया गया तो पाया गया कि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। 1 का मतलब ट्रू। तीसरे नंबर का कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन, जो चेक करता है वैल्यू को
कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे से बड़ी है क्या। तो फिलहाल मैंने a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 10 सेट किया हुआ है। अब इसको रन करते हैं तो आउटपुट आ रहा है फॉल्स, 0, यानी कि ये बता रहा है कि a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू b से बड़ी बना दूं, यहाँ पे मैं 20 लगा दूं, अब मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट आ रहा है 1, 1 यानी ट्रू। सिमिलरली ग्रेटर देन की तरह हमारे पास आता है लेस देन। लेस देन का काम ग्रेटर देन के उल्टा होता है, यानी कि वो चेक करता है कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से छोटी है क्या। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन पे, यहाँ पे दिखा रहा है 0, यानी कि इसने चेक किया कि a की वैल्यू b से छोटी नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू b से छोटी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 8 कर दूं, अब रन करता हूं, अब दिखा रहा है 1, 1 यानी ट्रू। तो इसने पाया कि a की वैल्यू b से छोटी है। अगर हमें ये चेक करना है कि a की वैल्यू b से छोटी है या बराबर है, तो हम यूज करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये हमारा चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू b से बड़ी है या बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 12 कर देता हूं तो a b से बड़ा हो जाएगा। तो आउटपुट में हमारे पास दिखा रहा है एक्सप्रेशन 1, यानी कि ट्रू। तो इसने चेक किया कि a की वैल्यू b से बड़ी है। अगर ये बराबर भी होगी तब भी ये 1 दिखाएगा, ट्रू। दोनों में से एक कंडीशंस कोई भी अप्लाई हो तो वो ट्रू दिखाएगा। अब मैं इन दोनों को बराबर करके फिर रन करके दिखाता हूं, अभी भी ये 1 दिखा रहा है, यानी कि ट्रू, दोनों के बराबर सेट होने पे। इसी तरीके से हमारे पास आता है लेस देन और इक्वल टू। ये चेक करेगा कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से छोटी है या बराबर है। अगर मैं a की वैल्यू 6 सेट कर दूं और b की 10 ही रहने दूं, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि a की वैल्यू b से छोटी है। अब इसको रन करता हूं, आउटपुट में दिखा रहा है ट्रू, 1। अगर इक्वल टू वाली कंडीशन सेट करते हैं, a की वैल्यू हम कर देते हैं 10, रन करते हैं, अभी भी ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं इसको b से बड़ा कर देता हूं तो अब दिखा रहा है फॉल्स, क्योंकि अब ना तो a की वैल्यू b से छोटी है ना बराबर है, a b से बड़ा है यहां पर। तो ये सारे थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अभी हमने समझा कंपैरिजन ऑपरेटर को। कंपैरिजन में हमने पढ़ा इक्वल टू के बारे में, नॉट इक्वल टू के बारे में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले एक आउटलाइन समझते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास एंड। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ये तब काम करता है जब हमें दो कंडीशंस लेनी हो और दोनों को साथ में लेकर चलना हो। दूसरा है हमारे पास और, या फिर लॉजिकल और। इसमें क्या होता है, हमें दो कंडीशन तो चाहिए लेकिन हमारा एक से भी काम बन जाएगा, या तो हमारे पास ये वाली कंडीशन हो या तो ये वाली कंडीशन हो। तो ऐसे केस में यूज होता है लॉजिकल और। थर्ड है हमारे पास लॉजिकल नॉट। नॉट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे को इसे इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं यूज करूंगा नॉट का, लॉजिकल नॉट। तो ये मैंने एक बेसिक कोड लिखा है। इस कोड में मैंने 3 वैल्यूज डिफाइन करी हैं। पहली है एज, जो कि मैंने सेट करी है 19, हाइट मैंने सेट करी है 180, वेट मैंने सेट किया 70। यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल एंड की कंडीशन बनाई, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज किया है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बस इतना बेसिक समझो। ये जो डबल बार एंड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। यानी कि ये स्टेटमेंट कहना चाह रही है कि अगर एज 18 से बड़ी है और हाइट 150 से बड़ी है तो ये प्रिंट करेगा कि कंडीशन आ गई है हमारे पास, एज 18 से बड़ी एंड हाइट 150 से बड़ी, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट करेगा कि कंडीशन है फॉल्स। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो जैसा कि हमारे आउटपुट में दिखा रहा है कि कंडीशन आ गई है ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया था एज 19 एंड हाइट 180, जो कि ये दोनों कंडीशंस इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे एज बदल के कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और हाइट में कर देता हूँ 130, अब देखते हैं क्या आउटपुट देता है। अब ये बता रहा है फॉल्स।
तो लॉजिकल एंड को यूज हम कब करते हैं? जब हमें दो वैल्यूज साथ में लेकर चलनी होती हैं, दो वैल्यूज हमेशा ट्रू रखनी होती हैं। ऐसी कंडीशंस में हम चेक करते हैं लॉजिकल एंड को यूज करके। लॉजिकल और का केस कैसे बनेगा? लॉजिकल और को यूज करने के ये सिंबल है। फिलहाल के लिए मैं एंड वाली कंडीशन को कमेंट में डाल देता हूं, मल्टी लाइन कमेंट में। अभी हम सिर्फ और वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं। यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं। अब ये चेक करेगा कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि या तो एज 18 से बड़ी हो या तो हाइट 150 से बड़ी हो। तो मैं अपनी हाइट को यहाँ पे 180 सेट कर देता हूँ और एज को 10 ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। तो एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है क्योंकि एज 18 से बड़ी चाहिए थी इसको, एज दे रहा हूँ मैं 10। हाइट चाहिए 150 से बड़ी, तो मैं हाइट इसको दे रहा हूँ 180, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन इसको फुलफिल कर रहा हूँ। तो अब चेक करते हैं कि क्या काम करता है ये कोड। आउटपुट में हमें दिख रहा है कि कंडीशन ट्रू आ रही है, यानी कि लॉजिकल और को हम तब यूज करेंगे जब हमें दो में से एक वैल्यू ट्रू रखनी हो। इसी तरीके से अगर हम समझें लॉजिकल नॉट को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉजिकल नॉट का सिंबल यूज किया है और मैंने डिफाइन किया है कि हाइट 170 से बड़ी है। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या हाइट 170 से बड़ी नहीं है। अगर कंडीशन हाइट 170 से बड़ी नहीं है ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होती है तो ये प्रिंट होगा। हाइट मैंने 180 सेट करी हुई है। ये स्टेटमेंट चेक कर रही है कि क्या हाइट 170 से बड़ी नहीं है। इफ वाली स्टेटमेंट चेक कर रही है और एल्स वाली स्टेटमेंट चेक कर रही है जस्ट अपोजिट। रन करके देखते हैं। आउटपुट दे रहा है कंडीशन हाइट इज ग्रेटर देन 170 इज ट्रू, यानी कि अभी कौन सा वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट हुआ? एल्स वाला। ये नॉट वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो अभी हमने क्लियर किया लॉजिकल ऑपरेटर्स को। हमने बात करी लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल और के बारे में एंड लॉजिकल नॉट के बारे में। आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। एक बेसिक आउटलाइन समझते हैं। असाइनमेंट जैसे नाम से क्लियर है, वैल्यूज को असाइन करना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल असाइनमेंट जिसको बोलते हैं इक्वल टू। उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन असाइनमेंट। इक्वल टू का काम यहाँ पर ये होता है कि राइट में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन करना। एडिशन असाइनमेंट का काम क्या होता है? जो राइट में वैल्यू लिखी हुई है वो लेफ्ट वाली वैल्यू में ऐड हो जाती है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट क्या होता है? राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट में क्या होता है? राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवीजन असाइनमेंट में राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाती है। मॉड्यूलस असाइनमेंट में राइट वाली वैल्यू का मॉड्यूलस लिया जाता है लेफ्ट वाली वैल्यू पे। तो ये हमारे पास एक बेसिक कोड है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल a डिफाइन किया है जो कि इंटीजर टाइप है और उसको वैल्यू असाइन की है 10। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एक और हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं b नाम से और इसको सिंपल असाइनमेंट के जरिए हम इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं a की। यानी कि जैसा मैंने कहा था राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल पे जाती है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखूं कि b की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ b, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 10। यानी कि a की वैल्यू जो कि 10 थी वो असाइन कर दी गई है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के मदद से b को। अब हम समझते हैं एडिशन असाइनमेंट क्या होता है। एडिशन असाइनमेंट जैसा मैंने समझाया था, राइट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो ऐड हो जाती है b में। यानी कि अब b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू b प्लस 5। एडिशन असाइनमेंट का सिंबल होता है प्लस इक्वल टू। अब इसको मैं रन करा के देखता हूं तो सबसे पहले जो हमने वेरिएबल b लिया था, सेकंड वेरिएबल, उसकी वैल्यू आ रही है 10। जब हम एडिशन असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं b पे, यानी कि b इज इक्वल टू b प्लस 5 हो रहा है, तो हमें वैल्यू मिल रही है 15। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 100 तो आउटपुट मिल रहा है 110। 100 प्लस 10 110, यानी कि प्लस इक्वल टू एडिशन असाइनमेंट का मतलब होता है b इज इक्वल टू b प्लस 5। b इज इक्वल टू b प्लस 5। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट में राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वैल्यू से घट जाती है। यानी कि यहां पे क्या परफॉर्म हो रहा है? b इज इक्वल टू b माइनस 3।
अब इसको रन कराने पे क्या आउटपुट आएगा गैस करके देखो एक बार। तो सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट की वैल्यू आ रही है मेरे पास 107, क्योंकि यहां पर क्या परफॉर्म हुआ, b इज इक्वल टू बी माइनस 3। यहां तक वैल्यू हमारे पास आई थी 110। 110 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलता है 107। इसी तरीके से हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट। इसका काम क्या होता है, b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे राइट में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या परफॉर्म करेगा, जो b की वैल्यू होगी उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देगा। इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 214, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो 214, क्योंकि 107 में 2 मल्टीप्लाई किया गया। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है डिवीजन असाइनमेंट। डिवीजन असाइनमेंट क्या करेगा, b की वैल्यू में b इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 4 करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए। डिवीजन असाइनमेंट हमारा आ रहा है 53। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन किए थे, इसीलिए यहाँ पे आंसर पॉइंट में नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ जो कि डेसिमल्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर दिखाएगा 53.5। ये चीजें हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूलस असाइनमेंट। इसका मतलब होता है b इज इक्वल टू बी मॉड 4, यानी कि ये रिमाइंडर चेक करेगा, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको चेक करेगा। तो अब रन करके देखते हैं। तो अब मॉड्यूलस असाइनमेंट आ रहा है हमारा 1 क्यों आ रहा है अभी बताता हूं मैं। यहां तक हमारी वैल्यू आ रही थी 53 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो क्लियरली तुम देख सकते हो रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम ही होता है रिमाइंडर निकालना। तो अभी हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ये सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। पहला है हमारे पास बिटवाइज एंड, दूसरा है हमारे पास बिटवाइज और, थर्ड है हमारे पास बिटवाइज जोर, फोर्थ है नॉट, देन लेफ्ट शिफ्ट, देन राइट शिफ्ट। अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक कोड, इस कोड में 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। पहला वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है इंटीजर टाइप 5, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास b जिसकी वैल्यू है हमारे पास इंटीजर टाइप 3। 5 को बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0101 से, एंड 3 को बाइनरी में 0011 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेक करेगा। अगर दोनों वैल्यूज 1 होती हैं रिटर्न करेगा 1 को, दोनों डिफरेंट होती हैं यानी कि कोई एक 0 होती है एक 1 होती है तो रिटर्न करेगा 0 को। यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ रही है 1 और 1, यानी कि हमारे पास रिटर्न होगी 1, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो यहाँ पर आएगा 0। थर्ड नंबर पे हमारे पास दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, अगेन 0, दैट विल बी 0। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होती हैं और 1 होती है तो रिटर्न करेगा 1, और दूसरा कोई केस होगा तो रिटर्न करेगा हमारे पास 0। थर्ड लाइन में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है रिजल्ट, जो कि इंटीजर टाइप है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे बिटवाइज एंड की वैल्यू को प्रिंट कराने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा ये वाला नंबर, और इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है ये। तो अभी हमने क्या किया, 5 एंड 3 पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, करस्पॉन्डिंग बिट्स को चेक किया, अगर वो दोनों बिट्स 1 थी तो रिटर्न दिया 1, अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग थी तो रिटर्न किया 0। आगे बढ़ते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, अगेन हम सेम वैल्यूज लेते हैं 5 और 3। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर दोनों में से एक बिट 1 होगी तो रिटर्न करेगा 1। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों में से दोनों ही बिट्स 1 है तो रिटर्न करेगा 1। यहाँ पर ये 0 है लेकिन ये 1 है तो हमारे पास आ रहा है 1। यहाँ पर अगेन हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पर 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं मिल रहा है तो हमें मिलेगा 0। तो आउटपुट वैल्यू हमारी आएगी 0111, जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है डेसिमल नंबर 7 का। और ऑपरेटर क्या करता है, 2 नंबर्स की बिट्स को चेक करेगा, अगर दोनों में से एक वैल्यू 1 होती है तो रिटर्न करेगा 1, अगर दोनों ही वैल्यू 1 मेंशन नहीं होगा 00 वाले केस में मेंशन करेगा 0। अब हमारे पास आता है बिटवाइज जोर ऑपरेटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। जोर ऑपरेटर 2 नंबर्स की बिट्स को कंपेयर करता है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होती हैं तो रिटर्न करेगा 1, अगर सेम होती हैं तो रिटर्न करेगा 0। यहां पर हमारे पास है सेम बिट्स तो रिटर्न करेगा 0, यहां पर हमारे पास दोनों डिफरेंट बिट्स हैं तो रिटर्न करेगा 1, अगेन हमारे पास यहां पर दोनों डिफरेंट बिट्स हैं तो 1,
यहाँ पर सेम बिट्स हैं तो क्या रिटर्न करेगा? 0। तो जोर ऑपरेटर का काम क्या होता है? बाइनरी बिट्स को कंपेयर करता है। अगर दोनों सेम होती हैं तो रिटर्न करेगा 0, अगर दोनों डिफरेंट होती हैं तो रिटर्न करेगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज नॉट ऑपरेशन। नॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। एक वैल्यू दी जाती है इसको, जैसे कि यहाँ पे कोड में तुम देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया है a=5 इंटीजर टाइप। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग ने बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया है वेरिएबल a पे। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का काम सिंपल सा है, जो भी बिट्स होती हैं उनको इन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो 1 को 0 बना देगा, 0 लिखा हुआ है तो 0 को 1 बना देगा। तो नॉट ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है और जो वैल्यू इसको असाइन की जाती है उसके बाइनरी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि 0 का 1 कर देता है एंड 1 का 0 कर देता है। अगला है हमारे पास बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 नंबर है, 5 पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो ये बाइनरी बिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगी। 1 0 की प्लेस पे आ जाएगा, 0 1 की प्लेस पे आ जाएगा और 1 0 की प्लेस पे आ जाएगा, कि नया नंबर बन जाएगा हमारे पास 0 1 0 1। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है और वैल्यूज को लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर देता है बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशन। लास्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। ये भी एक पोजीशन मांगता है कि कितने पोजीशन से हमें बाइनरी डिजिट्स को राइट में मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 स्पेसिफाई किया है तो बाइनरी डिजिट्स एक एक प्लेस आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए चूज किया है 5 को। अगर हम कंसिडर करें कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी होगा नंबर वो आ जाएगा सेकंड पे, सेकंड पोजीशन वाला नंबर आ जाएगा थर्ड पे, थर्ड वाला आ जाएगा 4 पे, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है राइट शिफ्ट करने को बाय 1। अगर मैं यहीं पे 2 लिख देता तो वो दो नंबर से आगे बढ़ाता। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को यूज क्यों करते हैं? क्या सिर्फ बाइनरी बिट्स को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करने के लिए? इसका एक यूज केस समझते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के असाइन करने से क्या चेंजेस होते हैं वैल्यूज में। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक कोड है जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a, जो कि इंटीजर टाइप है, इसको वैल्यू असाइन करी है 10। अब दूसरा मैंने वेरिएबल लिया है रिजल्ट 1, जिसकी मैंने वैल्यू असाइन की है a पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाय पोजीशन 1। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया है रिजल्ट 2, a पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, a पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ बाय पोजीशन 1। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इन दोनों की वैल्यूज। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं और एक नई चीज तुम्हें पता चलेगी। आउटपुट में तुम देख सकते हो लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू आ रही है 20, वेरिएबल की जस्ट डबल है। यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को असाइन करने से जो बाइनरी लेवल पे चेंजेस होते हैं वो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को डबल कर देते हैं। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में तुम देख सकते हो वैल्यू आ रही है 5, यानी कि 10 का जस्ट हाफ। तो हम ये कह सकते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से वैल्यू आधी हो जाती है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन से डबल हो जाती है, राइट शिफ्ट से हाफ हो जाती है। तो थी ना एक इंटरेस्टिंग बात लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अभी हमने क्लियर किया बिटवाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के अंदर यूनरी को जान चुके हैं, बाइनरी को जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं टर्नरी की तरफ। टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल ऑपरेटर है। ये कंडीशंस चेक करता है। ये इकलौता ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स लेता है। यानी कि अभी तक हम यूनरी में सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे थे, बाइनरी में हम लोग काम कर रहे थे डबल ऑपरेंड पे, लेकिन टर्नरी ऐसा ऑपरेटर है जो ट्रिपल ऑपरेंड्स लेता है। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का तरीका कुछ इस टाइप से है। पहले हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर कॉलन लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन 3 लिखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये सिंटेक्स क्या चेक करते हैं? अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करना है, अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट करना है। सपोज हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया जो चेक करता है गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो हम इसका लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे? कोई भी नंबर इवन तब होगा जब वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है
तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के लॉजिक को बनाने के लिए हम मॉड्यूलस का सिंबल यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलस चेक करता है रिमाइंडर को। सपोज हमने एक नंबर लिया x, इस पे हमने मॉड अप्लाई किया 2 का, यानी कि हम 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है। अगर इसकी वैल्यू बराबर होगी 0 के तो ये नंबर इवन होगा। तो हमने एक कंडीशन डेवलप कर ली इवन के केस की। अगर ऐसा नहीं होगा, नंबर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं देता है, तो हमारा नंबर होगा ऑड। अब इस लॉजिक को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर, जो कि इंटीजर टाइप है। इसको वैल्यू असाइन करी है 10। दूसरी लाइन पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है रिजल्ट। स्ट्रिंग को हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना जान लो कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को स्टोर करती है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। स्ट्रिंग रिजल्ट की वैल्यू हमने असाइन करी है एक टर्नरी एक्सप्रेशन को। अब इस टर्नरी एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना। नंबर पे हम मॉड लगा रहे हैं 2 का, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके देखा जाएगा उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है तो वो इवन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो ऑड है। इसीलिए ये हमारा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 2 एंड ये एक्सप्रेशन 3। तो हमारा सिंटेक्स टर्नरी का कैसे होता है, पहले हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, अगर वो लॉजिक ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये लॉजिक फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। लास्ट लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर की वैल्यू क्या है। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है 10 इज इवन। अगर यहीं पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ ऑड, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 11। अब जब इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब चेक करते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। अब दिखा रहा है 11 इज ऑड। इस बार जब इस नंबर ने चेक किया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, यानी कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। इसीलिए एक्सप्रेशन 3 जो हमने लिखा था यहाँ पे कॉलन के बाद, वो एग्जीक्यूट हुआ। इसीलिए आउटपुट में दिखा रहा है 11 इज ऑड। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर। टोकन्स टॉपिक के अंदर ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स यानी वो वैल्यूज जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदली नहीं जा सकती, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को प्रोग्राम में डिफाइन करने के 3 मेथड्स हैं। पहला तरीका है हमारे पास हैश डिफाइन को यूज करके, दूसरा तरीका है कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करके, तीसरा तरीका है हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन कीवर्ड को यूज करके। अब इन तीनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैश डिफाइन को यूज करके कैसे हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। 4th एंड 5th लाइन में तुम देख सकते हो 2 कांस्टेंट्स डिफाइन किए गए। पहला है हमारे पास पाई, इसकी वैल्यू है 3.14159। दूसरा कांस्टेंट है मैक्स एज, इसकी वैल्यू असाइन की गई है 100। तो हमें कांस्टेंट को डिफाइन करने का पहला सिंटेक्स मिलता है हैश डिफाइन, उसके बाद कांस्टेंट का नाम, उसके बाद वैल्यू। इस मेथड में हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम लाइन को क्लोज करेंगे तो सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं यूज करना है। अब इस मेथड की स्पेशलिटी क्या है, हैश डिफाइन को यूज करके हमने मैक्रो कांस्टेंट बनाया, यानी कि ये कांस्टेंट अब पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी इन दोनों कांस्टेंट को मेंशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज डायरेक्ट वहां पर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में तुम देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस कांस्टेंट को, तो ये वैल्यू पिक कर लेगा और यहाँ पर ले आएगा। और दूसरी स्पेशलिटी हैश डिफाइन को यूज करने की ये है कि जब हम हैश डिफाइन से कांस्टेंट मेंशन करते हैं तो हम उसका डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हैश डिफाइन पाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं मेंशन किया है कि पाई किस डेटा टाइप का है। अब जब मैं इस प्रोग्राम में इसको एक्सेस करूँगा तो मैं इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीजर टाइप चाहिए तो मैं इंटीजर टाइप ले सकता हूँ। अगर मुझे किसी और टाइप में चाहिए, डेसिमल टाइप चाहिए, तो मैं फ्लोट का यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड मेथड है हमारे पास कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करके, लेकिन इस तरीके में स्पेशली मेंशन करना पड़ता है कि ये कांस्टेंट कौन से फॉर्म का डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है इंटीजर, इस कांस्टेंट का नाम है पाई और इसकी वैल्यू है ये, और यहाँ पर हमें लास्ट में सेमीकोलन भी यूज करना होता है। इस मेथड को यूज करने की स्पेशलिटी क्या है, जो कांस्टेंट्स हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ विद इन दी स्कोप एक्सेसिबल होते हैं। ये दोनों कांस्टेंट्स पाई और मैक्स एज सिर्फ इस मेन फंक्शन में एक्सेसिबल है। अगर हम इसके बाहर कुछ कोड लिखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। ये कांस्टेंट्स सिर्फ
इतने स्कोप के लिए वैलिड हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज करके। अब ये थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, जैसा कि हमने कांस्टेंट कीवर्ड को देखा था, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन कीवर्ड यूज हुआ है। सेम यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कांस्टेंट किस फॉर्म का डेटा टाइप है, कांस्टेंट का नाम और उसकी वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज करने की खास बात ये है कि सबसे पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसको ग्लोबल स्कोप में मेंशन करें या लोकल स्कोप में मेंशन करें, हम इसको कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं, ये हमेशा काम करेगा। अब इन तीनों तरीकों को कंपेयर करके एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर हम समझेंगे किस मेथड को कहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हमने बात करी हैश डिफाइन कीवर्ड के बारे में। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे किसी भी फॉर्म में डेटा टाइप को मेंशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टाइप चेकिंग नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है नो स्कोप। ये फिक्स्ड नहीं होते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कोप में काम करेंगे, ये ग्लोबली डिफाइन करते हैं और इनको हर स्कोप में यूज में लिया जा सकता है। प्री प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलेशन, इसका मतलब हुआ जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दो फेजेस होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम यानी वो फेज जहां पर अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बना है, सारी कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है टोकन्स कन्वर्ट करे जा रहे हैं बाइनरी में। और रन टाइम यानी वो फेज जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है प्रोग्राम की और प्रोग्राम रेडी होता है रन होने के लिए। तो प्री प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलेशन का मतलब ये है जब हमारा कोड कंपाइल टाइम वाले फेज में जाता है उससे पहले ही ये कॉन्स्टेंट्स कंपाइल कर दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड की। टाइप चेक्ड होता है, यानी कि हम स्पेशली मेंशन करते हैं कि हम कांस्टेंट किस टाइप का डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट इंटीजर पाई इज इक्वल टू 3.14। ने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि ये कांस्टेंट इंटीजर टाइप है, तो इसका मतलब होता है टाइप चेकिंग। स्कोप्ड का मतलब हुआ ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में ही काम करेगा, ये ग्लोबली डिफाइन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएटेड एट रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, जो सेकंड फेज होता है कंपाइल टाइम के बाद, जो सेकंड फेज होता है रन टाइम, तब कांस्टेंट कीवर्ड वाले कांस्टेंट्स को प्रोसेस किया जाता है यहाँ पर, और कंपाइल टाइम से पहले हैश डिफाइन वाले कांस्टेंट को प्रोसेस किया जाता है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज क्या है कि ये टाइप चेक्ड होता है, इसमें भी हम लोग स्पेशली मेंशन करते हैं किस टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट एक्सप्रेशन इंटीजर मैक्स एज, स्कोप्ड और अनस्कोप्ड दोनों है। ये ग्लोबली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और लोकली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गारंटीड कंपाइल टाइम इवोल्यूशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाले जितने भी कांस्टेंट्स होंगे उनको कंपाइल टाइम पे गारंटीड एग्जीक्यूट किया जाएगा। व्हेन टू यूज विच मेथड? हैश डिफाइन मेथड को हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी भी टाइप में कांस्टेंट को कन्वर्ट कर लेना हो और हमें स्कोप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करवाना हो। कांस्टेंट कीवर्ड को हम तब यूज करेंगे जब हमें स्पेसिफिक टाइप मेंशन करना हो कि कांस्टेंट किस टाइप का है, और स्कोप की भी जरूरत हो कि एक पर्टिकुलर स्कोप में ही ये कांस्टेंट काम करे। और कांस्टेंट एक्सप्रेशन को कब हम यूज करेंगे? जब हमें सिर्फ कंपाइल टाइम पे उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को इवेल्युएट करना हो। कंपाइल टाइम इवेल्युएशन से फायदा क्या होता है? हमारा कोड ऑप्टिमाइज होता है, बेहतर तरीके से काम करता है, प्रोग्राम फास्ट काम करता है। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन कीवर्ड को तब यूज करना जब तुम्हें कोड ऑप्टिमाइजेशन करना हो या फिर ऐसे कांस्टेंट डिक्लेयर करने हो जो सिर्फ कंपाइल टाइम पर इवेल्युएट हो। तो अभी हमने समझा कांस्टेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, स्ट्रिंग्स। अभी तक हमने जितने भी कोड के एग्जांपल लिए, ज्यादातर उसमें हम लोग इंटीजर टाइप डेटा, न्यूमेरिक डेटा से बात कर रहे थे, सिर्फ नंबर्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। तो प्रोग्राम में जब भी हमें कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना हो, अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी इंक्लूड करना है। अल्फा न्यूमेरिक यानी A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल A to स्मॉल Z, 0 to 9। तब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। अगर हम इस नाम को ही इमेजिन करके देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक धागा है, इस धागे पे हमने कई जगह कुछ चीजें बांध रखी हैं। जब हम इस पूरे धागे को मूव करेंगे एक एंड से, तो ये सारा कंटेंट मूव करेगा। सपोज ये टेबल रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर की मेमोरी, और ये स्ट्रिंग है जो एक साथ मूव कर रही है। मैं इसको जहां पर भी प्लेस करूंगा तो ये एक स्पेसिफिक पोर्शन पे असाइन होगी कि एक स्पेसिफिक इसका एड्रेस होगा।
जैसे कि अभी ये फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो पे है, अभी ये स्ट्रिंग सेकंड कॉलम की सेकंड रो पे है। सिमिलरली स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरीके से काम करता है। स्ट्रिंग का छोटा भाई होता है कैर, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर में सिर्फ एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम मल्टीपल अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ इस टाइप से, पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेसिक कोड है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है यूजर नेम करके। स्ट्रिंग का नाम है यूजर नेम, मैंने इसकी वैल्यू असाइन करी है @मंतव्यम डबल क्योट्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट को मैंने एंड किया है सेमीकोलन यूज करके। तो ये एक एग्जांपल था स्ट्रिंग को यूज करने का। अब जब मैं नेक्स्ट लाइन में यूजर नेम प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रिंग को यूज करके हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स असाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा स्ट्रिंग्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करी गई है उसमें कुछ ऐसे साइंस या सिंबल्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल कई सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं सेमीकोलन को यूज किया जाता है हर लाइन के एंड में। इससे हमारे प्रोग्राम को पता चलता है कि ये लाइन यहाँ पर खत्म होती है। इसी टाइप से कुछ और भी सिंबल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल सिंबल, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है विद इन प्रोग्रामिंग। तो ये एक लिस्ट है स्पेशल सिंबल्स की। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल टू के बारे में। इक्वल टू को यूज करके हम वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, ये तो हमें क्लियर है। और बात करते हैं सेमीकोलन की। सेमीकोलन को यूज करके स्टेटमेंट को एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ये भी क्लियर है। डबल क्योट्स को यूज करके हम स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करते हैं, और जो स्ट्रिंग का छोटा भाई होता है कैर यानी कि कैरेक्टर लिटरल, उसको एनक्लोज करने के लिए सिंगल क्योट को यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके हम एरे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। फिलहाल के लिए एरे को कुछ इस टाइप से समझ लो कि हमारी जो एरे होती है उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं सिमिलर टाइप की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ नंबर्स की, तो मेरे पास नंबर्स की कई सारी लिस्ट होगी जिसको मैं स्टोर करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको मैं बोलूंगा एरे। तो एरे को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का। कर्ली ब्रैकेट्स जैसा कि तुमने देखा ही होगा, जब भी हम अपना फंक्शन या क्लास डिफाइन करते हैं उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और जब हमारा फंक्शन क्लोज होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। बीच में हम जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक्स। इन्हीं ब्लॉक्स को समेटने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का। नेक्स्ट स्पेशल सिंबल है हमारे पास डबल कॉलन। इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको यूज करके हम नेम स्पेसेस या क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। अब इसको इन फ्यूचर, अब इस स्पेशल सिंबल का यूज हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये हमारी क्लास है, और क्लास का कोई मेंबर, सपोज मेंबर 1 को मैंने एक्सेस किया, ये वाला स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट स्पेशल सिंबल है हमारे पास डॉट। अब इसको यूज करके हम क्लास या फिर स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हम स्कोप रिजोल्यूशन में कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास लिखी और इसके बाद मैंने लिख दिया क्लास डॉट मेंबर 1 M1। तो हमारी क्लास में से जो मेंबर 1 की डेफिनेशंस होंगी वो इंक्लूड कर ली जाएंगी इस लाइन में। अभी के लिए बस इतना समझो, इन सारे सिंबल्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अभी हमने समझा स्पेशल सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कीवर्ड्स। जिस तरीके से हमने स्पेशल सिंबल्स को समझा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एक स्पेशल मीनिंग अपना होल्ड करते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं कीवर्ड्स, जो अपना एक स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। उन वर्ड्स की मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से डिफाइंड है पहले से, क्योंकि ये वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके से हमारे स्पेशल सिंबल्स भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, कीवर्ड्स भी अपना ही कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको यूज करने का कुछ पर्पस होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ही रैंडम XYZ लिख दूंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस रैंडम वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ स्पेशल डिफाइंड कीवर्ड लिखूं तो वो कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं और उनको अलग तरीके से एनालाइज किया जाएगा। सो कीवर्ड्स भी कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स, जैसे कि इफ एल्स, फॉर वाइल, डू, स्विच, केस, डिफॉल्ट। डेटा टाइप कीवर्ड्स
जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटीजर टाइप वैल्यूज की, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट, बूलियन, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सारे कीवर्ड्स हम डिटेल में जब इनका टॉपिक आएगा तब समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात याद रखो कि इन वर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास है ट्राई, कैच एंड थ्रो। यानी कि अगर मैं ट्राई, कैच एंड थ्रो वाला सिंटैक्स लिखता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म डेवलप कर रहा हूँ विद इन माई प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात ये है, कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से उनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है और कंपाइलर उनको अलग तरीके से एनालाइज करता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जहां पर C++ का डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। इस लिंक पे हम विजिट करके देखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड C++ कीवर्ड्स काफी सारे हैं, ऑलमोस्ट 100+ हैं, जिनका खुद का अपना मीनिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और क्लिक करूं प्राइवेट पे, तो मुझे ले जाएगा प्राइवेट C++ कीवर्ड के पेज पे और मुझे इसका पूरा सिंटेक्स वगैरह पता चलेगा और इसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स कुछ स्पेशली रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ पर्पस होता है, स्पेशल मीनिंग होता है विद इन दी प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में। एक प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन सबको अलग अलग नाम देने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक स्पेशल नाम होता है, प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिस चीज से वो पहचानी जाएगी। इसको इस तरीके से समझो, एक मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जिसको मैंने नाम दिया फंक्शन इज lab1 और इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, और दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया lab2, इसके अंदर भी मैंने कुछ कोड लिखा। अब ये जो lab1 और lab2 लिखा हुआ है ये क्या है? यही तो आइडेंटिफायर है। इस फंक्शन का नाम है lab1, इस फंक्शन का नाम है lab2। ये फंक्शन किस नाम से कहलाया जाता है उसी को बोलेंगे आइडेंटिफायर। ये फंक्शन किस नाम से कहलाया जाता है? इस नाम से, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक तरीका है जो हमें सेपरेट एंटिटीज को अलग अलग नाम देकर डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कीवर्ड्स जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लैंग्वेज के हिसाब से एक स्पेशल मीनिंग है, तो हम उस मीनिंग को बदल नहीं सकते हैं। कीवर्ड्स के नाम को आइडेंटिफायर के नाम में नहीं यूज करना है। यानी कि ये सारे जो लिस्ट है कीवर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट। ये प्राइवेट एक कीवर्ड है, इसको मैं आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता हूँ। आइडेंटिफायर को नाम देने का सबसे पहला रूल है हमारे पास कि सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर के साथ शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया _पेन, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ बिना अंडरस्कोर के, तब भी ये काम कर जाएगा क्योंकि हमारा पहला रूल ये कहता है शुरुआत इसकी अंडरस्कोर से होनी चाहिए या फिर किसी लेटर से होनी चाहिए। सेकंड रूल है हमारे पास कि आइडेंटिफायर में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z या डिजिट्स 0 से 9 या फिर अंडरस्कोर। हम बीच में वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर मैंने P लिखा फिर स्पेस देकर E लिखा फिर स्पेस देकर N लिखा, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा क्योंकि मेरे को बीच में स्पेस नहीं देनी थी। अगर मैंने इस आइडेंटिफायर में बीच में स्पेशल सिंबल यूज किया तब भी ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स को मेंशन नहीं करना होता। आइडेंटिफायर को नाम देने का तीसरा रूल है हमारे पास, कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के फॉर्म में यूज नहीं करना है क्योंकि वो स्पेशली रिजर्व्ड होते हैं किसी और पर्पस के लिए। चौथा पॉइंट है हमारे पास, आइडेंटिफायर्स मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेम स्पेस। इसका मतलब हुआ एक प्रोग्राम है और एक नेम स्पेस में मैंने एक कीवर्ड डिफाइन किया तो वो यूनिक होना चाहिए। सेम कीवर्ड मैं उस नेम स्पेस में नहीं डिफाइन कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक नेम स्पेस में मैंने सेम नाम के 2 आइडेंटिफायर्स बना दिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया फोन इज इक्वल टू सैमसंग और यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया फोन इज इक्वल टू एप्पल। अब यहाँ पर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। अब कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किस वैल्यू को क्या असाइन किया गया है। इसीलिए एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में सेम नाम के 2 आइडेंटिफायर्स नहीं होने चाहिए। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, phone_1 इज इक्वल टू एंड phone_2 इज इक्वल टू। अब ये दोनों डिफरेंट है तो ये एक ही नेम स्पेस में काम कर जाएंगे। पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आइडेंटिफायर्स भी
केस सेंसिटिव होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने फर्स्ट नेम स्मॉल में लिखा हुआ है और दोबारा मैं फर्स्ट नेम को लिखता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों सेम नहीं माने जाएंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि अगर कोई केस स्मॉल है तो उसको स्मॉल ही लिखा जाए, उसको लार्ज में लिख के हम दो अलग एंटिटीज क्रिएट कर रहे होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर हमने स्मॉल में लिखा हुआ है तो वो चीजें स्मॉल में ही होनी चाहिए और कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में होनी चाहिए। वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं अगर यहाँ पर हम स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस बनाते हैं तो अब हमने समझ लिया है टोकन्स में ऑपरेटर्स को, स्ट्रिंग्स को, स्पेशल सिंबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, कीवर्ड्स को एंड आइडेंटिफायर्स को। इस पॉइंट पे हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है टोकन्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक कोड है। सबसे पहले हम स्पेशल सिंबल टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सेमीकोलन जो स्टेटमेंट को एंड करता है। यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग, साथ में सेमीकोलन। यहाँ पे अगेन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड यहाँ पे है इक्वल टू और यहाँ पर है सेमीकोलन, यहाँ पर भी है सेमीकोलन। सो ये रेड मार्क्स वाले सारे स्पेशल सिंबल्स हैं हमारे। अब हम पहचानने की कोशिश करते हैं कीवर्ड्स को। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास क्लास, सेकंड है पब्लिक, उसके बाद हमें दिख रहा है वॉइड, उसके बाद हमें दिख रहा है प्राइवेट, इंट, रिटर्न। ये पर्पल वाले थे हमारे कीवर्ड्स। अब हम पहचानने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफायर्स को। तो सबसे पहले हमारी क्लास का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कार और यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं कार नेम, कार ईयर, नेम ईयर, डिस्प्ले, नेम ईयर, माई कार, डिस्प्ले। सो ऑरेंज वाले थे हमारे पास आइडेंटिफायर्स। तो अब तुम्हें एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि प्रोग्राम टोकन से मिलकर बना हुआ होता है। सो एक छोटा सा रिवीजन इस पूरे टॉपिक का। हम बात कर रहे थे टोकन्स के बारे में और टोकन्स के अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स के बाद हमने बात करी थी स्पेशल सिंबल्स की। स्पेशल सिंबल्स यानी कुछ ऐसे साइंस जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग होल्ड करते हैं। नेक्स्ट बात करी थी हमने स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स यानी कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट की लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग्स का एक छोटा वर्जन होता है कैर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐसी वैल्यूज को डिफाइन करना होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदली नहीं जाए। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से एक स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स अपने नेम स्पेस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं किसी भी एंटिटी को जिसकी नेमिंग करी गई हो। आइडेंटिफायर्स अपने नेम स्पेस में यूनिक होते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक टोकन्स इन C++। उम्मीद है तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी टाइप का डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर तुम चाहते हो मैं इस टाइप की और वीडियोस पोस्ट करूं तो तुम इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और अगर तुम्हारा कोई फीडबैक या सजेशन है तो तुम वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन। जाते जाते अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू इसके कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स एक्सेस कर सकते हो। स्क्रीन पे तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसको क्लिक करके तुम इस सीरीज की सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।